नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं अध्याय 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं चोल वंश। इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पल्लव वंश के बारे में। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी कक्षा 7वीं का चैप्टर है, अध्याय 2। चोल वंश जो है सुदूर दक्षिण के प्राचीन राजवंशों में से एक था। संगम काल जो है 100 से लेकर 250 ईस्वी में चोल शासक जो थे शक्तिशाली थे। इन्होंने क्या करा, 200 वर्षों से भी अधिक समय तक चोलों ने क्या करा कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के सभी प्रदेशों पर और अरब सागर के जो बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित रखा। जो अपना जो मतलब अपनी उनकी जो सत्ता थी उनको कायम रखा, उस पर अधिकार अपना कायम रखा। और शासन तथा सभ्यता के विकास की दृष्टि से देखें तो इन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। चोलों को क्या बोला जाता है, सूर्यवंशी भी माना जाता है। चोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के चुल से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करने वाला। जो पहले उत्तर भारत में रहते थे और कालांतर में क्या हो गए, दक्षिण में चले गए। यहाँ से पूछा जाता है चोल शब्द की जो उत्पत्ति है वो तमिल भाषा के चुल से हुई है, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला। जो पहले उत्तर भारत में रहते थे कालांतर में दक्षिण में चले गए। इसका अर्थ श्रेष्ठ से भी निकला है, जिसका अर्थ है जो श्रेष्ठ से भी निकला है। करिकाल शुरुआती शासकों में से एक महान शासक था। जो करिकाल था वो शुरुआती शासकों में से महान शासक था। उसने जो चोल साम्राज्य था वो उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया और कावेरी पट्टनम को अपनी राजधानी बना लिया। उसके कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, इनकी जो शक्तियाँ थी वो कमज़ोर होती चली गई। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न चोल शासकों के बारे में कि जो चोल शासक थे वो कौन कौन थे और किन्होंने कब से कब तक राज्य किया। विजाल्य 9वीं सदी में चोल शक्ति जो थी पुणे स्थापना में प्रमुख योगदान विजाल्य का है। कि 9वीं शताब्दी में जो चोल शक्ति थी जो दोबारा आ गई, चोल साम्राज्य जो और आगे बढ़ने लगा, उसमें विशेष रूप से जो योगदान था वो विजाल्य का था। उसने पल्लव पांडवों के संघर्ष से लाभ उठाया और पांडवों से तंजौर को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। कि उसने क्या करा, पल्लव और पांडव में आपसी जो लड़ाई हो रही थी उसका फायदा उठाया उसने, और पांडव से तंजौर को छीनकर अपनी राजधानी बनाया। उसने कावेरी को निम्न घाटी और कौलसैन घाटी पर विजय प्राप्त करी। उसने क्या करा, कावेरी की निम्न घाटी और कौलसैन की घाटी पर विजय प्राप्त करी। आदित्य प्रथम विजाल्य के जो पुत्र थे, उत्तराधिकारी जो थे, आदित्य ने क्या करा, पल्लव शासक अपराजिता को पांडवों के विरुद्ध पहले तो सहायता दी कि भाई अपराजिता को पांडवों के विरुद्ध सहायता दी थी, और बाद में क्या करा, 1893 के लगभग उसने अपराजिता को परास्त करके मार दिया और संपूर्ण तोल मंडल पर अपना अधिकार करके चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। कि पूरे संपूर्ण जो तोल मंडल था उस पर अपना अधिकार कर लिया और चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। उसने पश्चिम गंगों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने अपनी राजधानी तंजौर में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ते हैं परातंत्र प्रथम के बारे में। परातंत्र जो था ने श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह को सम्मिलित सेनाओं को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कि इसने क्या करा कि पांड्य शासक जो था राज सिंह की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करके अपने राज्य का इसने विस्तार किया। राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण तृतीय ने गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्यों पर आक्रमण करके कमजोर कर दिया। जो चोल राज्य था उन पर आक्रमण करके जो उनकी शक्ति थी उसको कमजोर कर दिया। किसने, कृष्ण तृतीय ने गंग शासक के साथ मिलकर इनकी चोल राज्य पर आक्रमण करा, जिससे इनकी जो शक्तियाँ थी वो कमजोर हो गई। 1950 ईस्वी के बाद 1995 ईस्वी तक चोल वंश के शासक काफ़ी कमज़ोर हुए। उसके बाद जो हुआ, जब राजा प्रथम आए, राजा प्रथम ने चोल वंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। उसने अनेक राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। कि उसने बहुत सारे राजाओं को पराजित करा और सबसे पहले अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। वह एक महान विजेता, लाइन जरूरी है, वह एक महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रबंधक एवं कला तथा साहित्य का संरक्षक भी थे। कि विजेता के साथ साथ वो कुशल प्रबंधक भी थे और कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। राजेंद्र प्रथम जो थे अपने पिता की तरह एक महान शासक थे। उसने अपने पिता के शासनकाल में ही शासन संबंधी कार्यों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। कि अपने पिता के शासनकाल में ही क्या करा था, जितने भी शासन संबंधी कार्य थे उनमें निपुणता प्राप्त कर ली थी। उसने अपने पिता के साथ कई युद्धों में भी भाग लिया। राजेंद्र प्रथम को चोल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है, ये जरूरी लाइन है आपकी। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए पांड्य, चेरी, श्रीलंका, चालुक्य एवं बंगाल आदि पर विजय प्राप्त करी। उसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त करके गेंगकोड उपाधि धारण करी।
ये जरूरी लाइन है। उसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त करके गैंगकोन नाम की उपाधि धारण करी तथा गैंगकोन चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना करी। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारियों को विभिन्न शासकों से लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिनके कारण क्या होता चला गया, इनकी जो शक्ति थी वो कमजोर होती चली गई। राजेंद्र चोल के बाद राजा धीराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोतुंग प्रथम आदि शासक हुए, लेकिन इनकी जो शक्ति थी ना, कमजोर होने के कारण चोल वंश का पतन जो था वो आरंभ हो गया था। और 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी के जो सेनापति थे मलिक काफूर ने चोलों के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। अब हम इनके शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि चोल शासकों की उपलब्धियां क्या क्या थी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। शासन व्यवस्था, चोल शासक कुशल शासक प्रबंधक थे। इनका जो शासन व्यवस्था था ना, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था थी इनकी। केंद्र के शासन का प्रधान जो होता था सम्राट होता था, जो इनका मुख्य प्रधान होता था वो राजा होता था। उसे सम्मानित उपाधियां धारण करता था, जैसे कि तंजौर, गैंगकोट, चोलपुरम, मणिकोड़म और कांची समय समय पर विभिन्न चोल सम्राटों की राजधानी रही है। कि तंजौर हो गया, गैंगकोट चोलपुरम हो गया, मणिकोणन हो गया, कांची हो गया, ये चोल सम्राटों की राजधानी रही हैं। चोल शासक निरंकुश होते हुए भी क्या करते थे, प्रजा की भलाई का कार्य करते थे। भाई इनके ऊपर कोई निरंकुश नहीं था, ये स्वतंत्र थे, फिर भी ये क्या करते थे, जो प्रजा की भलाई के कार्य होते थे वो करते थे। चोल शासकों ने अपने समय में युवराज को चुनने और शासन में उसे सम्मानित करने की परंपरा का आरंभ किया। कि चोल शासक जो होते थे अपने जीवन काल में ही युवराज को चयन कर लिया करते थे, और इनका जो पद होता था वो पृथक होता था। सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री व अन्य बड़े पदाधिकारी होते थे। कि इनकी सहायता के लिए मंत्री भी होते थे, बड़े अधिकारी भी होते थे। राज्यों के अधिकारियों को जो बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, जहागीरें दी जाती थी, ये जहागीर मतलब जैसे ज़मीनें हो गया, ये सब भेंट की जाती थी इनको। अधिकारी उच्च तथा निम्न प्रकार के होते थे। जो इनके अधिकारी होते थे ना, वो उच्च और निम्न दोनों प्रकार के होते थे। ये लाइन आपकी ज़रूरी है। राज्य के अधिकारियों को बड़ी बड़ी उपाधियां और जहागीरें दी जाती थी। अधिकारी उच्च और निम्न दो प्रकार के होते थे। जो ऊपरी श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको पेरुदेनम कहा जाता था। नीची श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनको शिरुदेनम कहा जाता था। ये पूछा जाता है आपका। उड़न कुटम नामक कर्मचारी राज्य का निजी सहायक होता था। जो उड़न कुटम होता था ना, नामक कर्मचारी होता था वो राज्य का निजी सहायक होता था। चोल शासकों ने एक व्यवस्थित असैनिक शासन संगठन की स्थापना करी। कि चोल शासक ने क्या करा, एक व्यवस्थित असैनिक शासन संगठन की स्थापना करी। सैनिक व्यवस्था जो थी इनकी, चोल सम्राट ने एक अच्छी विशाल सेना का गठन किया और श्रेष्ठ नौसेना तैयार करी। इनकी जो सेना थी बहुत अच्छी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। हाथी थे इनके पास, घुड़सवार थे और पैदल सैनिक सेना के मुख्य अंग थे। अभिलेखों से चोल सेना में 70 रेजिमेंटों के होने का उल्लेख मिलता है। कि अभिलेखों से हमें पता चलता है कि सेना जो थी चोल सेना, उसमें 70 रेजिमेंटों के होने का उल्लेख मिलता है। उनकी सेना में 60,000 हाथी थे, 1,50,000 सैनिक थे। ये जरूर लाइन है आपकी। अरब से श्रेष्ठ घोड़े मंगवाए जाते थे, उन पर बहुत धन व्यय किया जाता था। सैनिकों की छावनी होती थी जहां उन्हें शिक्षा और अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाता था। सम्राट के अंगरक्षक प्रेतक होते थे। जो सम्राट के अंगरक्षक होते थे वो प्रेतक होते थे, जिन्हें वेलाइका कारा पुकारते थे। जिन्हें क्या पुकारते थे, वेलाइक कारा पुकारते थे। ये जरूरी लाइन है आपकी। योग्य सैनिक और सरदारों को क्षेत्रीय शिरोमणि की उपाधि देकर सम्मानित किया जाता था। जो योग्य सैनिक होते थे, सरदारों जो होते थे, उनको क्षेत्रीय शिरोमणि की उपाधि देकर सम्मानित किया जाता था। न्याय व्यवस्था, चोलों ने एक संगठित न्याय व्यवस्था का गठन किया। अपराध होने पर अधिकतर जुर्माना लगाया जाता था। हत्या किए जाने पर क्या होता था, 16 गायों को जुर्माना किया जाता था। मृत्युदंड भी दिया जाता था। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता था। कि इसमें क्या होता था कि राजा जो है वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। प्रशासनिक इकाइयां, चोलों ने संपूर्ण साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया था। कितने प्रांतों में विभाजित किया था, 6 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांत मंडल में हो गए। इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे, वायसराय कहा जाता था। ये जरूरी लाइन है आपकी। इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे, वायसराय कहा जाता था। जो प्रांत को जो मंडल होता था ना, उसके जो उसका अध्यक्ष होता था उसको वायसराय कहा जाता था। मंडल को विभाजन कोटम तथा वलनाडु में होता था। जो मंडल का विभाजन होता था ना, दो प्रकार से होता था। कोटम हो गया, वलनाडु में हो गया। कोटम को आगे नाडु में विभाजित किया जाता था और नाडु की सभा को नाटर कहा जाता था। जो नाडु की सभा होती थी उसको नाटर कहा जाता था।
जिसमें सभी गाँव व नगरों के प्रतिनिधि होते थे, जिसमें क्या होते थे, सभी गाँव और नगरों के प्रतिनिधि होते थे। यहाँ से आपको पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये लाइन फिर से बता देती हूँ। जैसे मंडल का विभाजन जो होता था, कोटम तथा वलनाडु में होता था। कोटम को आगे नाडु में विभाजित किया जाता था और नाडु की सभा को नाटर कहा जाता था, जिससे सभी गाँव व नगरों के प्रतिनिधि होते थे, जिसमें क्या होते थे, सभी गाँव के भी प्रतिनिधि होते थे और नगरों के भी होते थे। वर्तमान जो पंचायत व्यवस्था है ना, जो हम देखने को मिलते हैं कि भई ये पंचायत है, ग्राम पंचायत होगी, पंचायत व्यवस्था भी चोलों की देन है। यहाँ से ही हमारी पंचायत व्यवस्था शुरू हुई। स्थानीय स्वशासन, चोल शासन की एक मुख्य विशेषता जो है स्थानीय स्वशासन माना गया है। चोल शासन में गांव से लेकर मंडल तक के लिए स्वशासन की व्यवस्था थी। जो इनकी शासन व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने गांव से लेकर मंडल तक के लिए स्वशासन की व्यवस्था की थी। गांव की महासभा का शासन में बहुत महत्व था, कि जो गांव की महासभा होती थी उसका शासन में बहुत महत्व होता था। इसके अतिरिक्त करमू, नाडु तथा मंडल तक में प्रतिनिधि सभाएं होती थी, कि करमू, नाडु और मंडल तक में क्या होता था, प्रतिनिधि सभाएं होती थी। जैसे कि ग्राम स्तर पर हो गई, जिला स्तर पर हो गई, गाँव के समूहों में हो गई, तो ये प्रतिनिधि सभाएं होती थी, जिनसे शासन में सहयोग प्राप्त किया जाता था। कि शासन में क्या होता था, जिनसे सहयोग प्राप्त किया जाता था। गांव में 2 प्रकार की संस्था कार्य करती थी, उर तथा सभा। ठीक है, याद रखना, गांव में 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी, उर तथा सभा। और गांव के सामान्य लोगों की वह सभाएं जिसमें विशेष लोगों का संगठन था। और जो है गाँव की वो सामान्य लोगों की सभाएं जिसमें विशेष लोगों का संगठन होता था। यहाँ से आपके पूछ लिया जाता है, जैसे मंडल हो गया, मंडल को प्रांत बोलते हैं, नाडु को जिला बोलते हैं, करमू को कई ग्रामों का समूह बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। नाडु को क्या बोलते हैं, जिला हो गया। करमू को कई गाँव का समूह हो गया, जैसे कई गाँव मिला दिए, उनका एक समूह हो गया। इस तरीके से आर्थिक स्थिति, चोल शासक में प्रजा सुखी व संपन्न थे। चोल शासकों ने कृषि वृद्धि के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की थी, जो राज्य की आय तथा प्रजा की समृद्धि का मुख्य आधार था। उनके समय में व्यापार और उद्योग की प्रगति हुई। उनके समय में क्या हुआ, व्यापार बढ़ा, उद्योग की प्रगति हुई, राजमार्गों की सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था और एक शक्तिशाली नौसेना के कारण समुद्री मार्गों से व्यापार में प्रगति हुई। कि इनके पास जो शक्तिशाली नौसेना थी उससे क्या होता था, जो समुद्री मार्ग था वहाँ से विदेशी व्यापार में जो होता था इनका, उसमें भी विकास हुआ, प्रगति हुई। उस समय विदेशों से व्यापार होता था। चोल साम्राज्य सामंती अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। जो चोल साम्राज्य थे वो सामंती अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धार्मिक स्थिति, चोल शासक शिव तथा वैष्णव संप्रदाय के समर्थक थे। जो चोल शासक थे वो शिव जी को मानने वाले थे, विष्णु जी को मानने वाले थे, विष्णु संप्रदाय के समर्थक थे। चोलों के समय में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदाय का प्रसार हुआ। कि चोल के साम्राज्य में क्या हुआ, वैष्णव धर्म को मानने वाले और शिव धर्म के मानने वालों का जो था उनका अधिक से अधिक प्रसार हुआ। इस काल में मंदिरों का स्थान प्रमुख बनाया गया। मंदिर में धर्म, शिक्षा, कला व जैन सेवाओं के केंद्र बनाए गए। कि मंदिर में क्या हुआ कि धर्म की शिक्षा दी जाने लगी, कला सिखाई जाने लगी, जन सेवा के केंद्र बनाए गए। इस कारण चोल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। साहित्य एवं कला, चोल सम्राट का शासनकाल जो था तमिल साहित्य का, याद रखने वाली लाइन है ये, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। साहित्य के क्षेत्र में मुख्यतः काव्य ग्रंथों की रचना हुई। जैसे हम पढ़ेंगे, जैन विद्वान जो थे तिरुकत देवर ने जीवक चिंतामणि की करी, तोलामोली ने सूलामणि की करी, कब्बर ने राम अवतारम नामक ग्रंथ लिखे। ललित कलाएं जो थी इनकी, चोल शासक महानिर्माता थे। उनके समय में अनेक नगरे, झील, बांध, तालाब आदि बनाए गए। सबसे जरूरी लाइन जो इसमें है, राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाई गई गंगईकोंड चोलपुरम के निकट बनवाई गई झील बहुत विशाल थी। गंगईकोंड चोलपुरम के निकट जो झील बनवाई थी ना, वो बहुत विशाल थी। उसमें अनेक नहरें निकाली गई थी। जो उसमें अनेक नहरें जो थी वो निकाली गई थी। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।